मैं क्या बोल रहा हूं बोर्ड पर देखना। कल याद है मैंने आपको सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। क्या डेफिनेशन थी बताओ? दो डेफिनेशन थी। पहली डेफिनेशन तो थी फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अदर करेंसी। फिर एक डेफिनेशन और क्या बताई थी याद है? फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द number of units of domestic currency that is required to buy 1 unit of foreign currency। याद आया नहीं आया? यस सर। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया। उसके बाद याद है हमने कल डिस्कस किया था डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोलता था लॉ ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? बताओ, याद है क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ये बोलता था कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। याद आया? फिर इसको डायग्राम से भी शो किया था हमने। तो हमने कल क्या पढ़ा था? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस इनवर्सली रिलेटेड टू foreign exchange rate। तो if the foreign exchange rate will increase, demand for foreign exchange will reduce and vice versa। याद आया? फिर इसको डायग्राम से कैसे प्रेजेंट किया था याद है? इसको डायग्राम से कैसे प्रेजेंट किया था याद है? हमने एक डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, और मैंने डायग्राम से ऐसे शो किया था कि मान लो रेट R1 से बढ़ के R2 हो गई तो उसमें डिमांड D1 से कम होके D2 हो गई थी। याद आया? पढ़ा था? पढ़ा हुआ याद आ रहा है? अच्छा, कौन बताएगा किसे याद है? मैंने कल यह भी बताया था फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों आती है। कौन बताएगा डिमांड क्यों आती है? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों आती है? ऐसी बोलो। इंपोर्ट करने से आती है, अगर हम बाहर जाके डायरेक्ट परचेजेस कर रहे हैं तो उससे आती है। और डिमांड क्यों आती है? बाहर के लोग, अगर हम इंडिया के लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन ROW, हम बाहर के लोगों को ग्रांट एंड डोनेशन दे रहे हैं, हम बाहर के लोगों को फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं। और एक याद है क्या कॉन्सेप्ट था? स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का। और एक पॉइंट और था रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर हमने इंडिया के बाहर से लोन लिया और अगर हम उन लोन्स का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो इन सभी रीजंस की वजह से फॉरेन करेंसी की क्या आती थी? डिमांड आती थी। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों आती थी? फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों आती थी? कल मैंने आपको सारे फैक्टर्स पढ़ाए थे, देखो आज उनको रीड कराता हूं, ठीक है? एक बार उनको रीड करा देते हैं, फटाफट से रीड हो जाते हैं, 2 मिनट लगती है, रिवीजन हो जाएगा। और तो क्या है? तो देखो डिमांड आने के क्या क्या कारण थे? डिमांड आने के क्या क्या कारण थे? देखो टॉपिक की हेडिंग क्या है पहले तो, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। तो अब देखो डिमांड के क्या क्या कारण थे? इंपोर्ट्स करोगे तो भी डिमांड आएगी, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स करोगे तो भी डिमांड आएगी, बाहर जाके शॉपिंग करोगे, डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड करोगे तो भी डिमांड आएगी। और डिमांड क्यों आती थी? और डिमांड क्यों आती थी? बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भी डिमांड आएगी, इंडिया के बाहर जाके ग्रांट एंड डोनेशन दूंगा तो भी डिमांड आएगी। और डिमांड क्यों आती थी याद है? और डिमांड क्यों आती थी याद है? बाहर जाके किसी को रेंट दूंगा, वेजेस दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, प्रॉफिट दूंगा तो भी डिमांड आएगी, और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करूंगा तो भी डिमांड आएगी। ठीक है, बैठो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलिए, आया नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब सर फॉरेन करेंसी की डिमांड आ रही है, डिमांड आ रही है मतलब लोग फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं। फॉरेन करेंसी की डिमांड आ रही है मतलब लोग फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं। जैसे डिमांड आएगी वैसी सप्लाई भी आएगी, जैसे डिमांड आएगी वैसे ही सप्लाई भी आएगी। लोग अगर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं तो बेचेंगे भी। तो जो रीजन से खरीदे जाते हैं
सप्लाई आने का रीजन बिल्कुल वाइस वर्सा है। एनालाइज करते हैं, देखो आज इंपोर्ट्स का ऑपोजिट होता है एक्सपोर्ट्स। आज अगर मैंने इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट किए या इंडिया के बाहर सर्विस एक्सपोर्ट की, तो मुझे बताओ अगर मैं बाहर एक्सपोर्ट दूंगा, चाहे गुड्स का एक्सपोर्ट दूंगा चाहे सर्विस का एक्सपोर्ट दूंगा, बाहर वाला मेरे को पेमेंट किस में करेगा? फॉरेन करेंसी में। तो जैसे ही फॉरेन करेंसी में उसने मेरे को पेमेंट दी, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई आ गई। अच्छा, हमने लोन चुकाया, चुकाया होगा, चुकाया क्यों होगा? क्योंकि लिया भी होगा, लिया होगा इसीलिए तो चुकाया होगा। तो जब आप लोन फ्रॉम आरओडब्ल्यू लेते हैं, जब आप लोन लेते हैं तब सप्लाई आती है। और सप्लाई क्यों आएगी? जैसे हम लोग बाहर जाके शॉपिंग करते हैं, बाहर वाले लोग भी तो इंडिया में आके शॉपिंग करते हैं। आज इतना फॉरेन टूरिस्ट, इतने बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, तो आके शॉपिंग नहीं करते हैं क्या? शॉपिंग करते हैं। बहुत लोग इंडिया में आके शॉपिंग करना पसंद करते हैं, हमारी ट्रेडिशनल चीजें खरीदना पसंद करते हैं। तो डायरेक्ट परचेजेस बाय नॉन रेसिडेंट्स, जब बाहर के लोग इंडिया में आके डायरेक्ट परचेजेस करेंगे, जब बाहर के लोग इंडिया में आके माल खरीदेंगे, तो पैसा कैसे देंगे दुकान पे? डॉलर में, यूरो में, पाउंड में। सर हमारे देश में फॉरेन करेंसी को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वी आर अ फॉरेन करेंसी डेफिसिट कंट्री। डेफिसिट माने शॉर्टेज, हमारे देश में फॉरेन करेंसी का शॉर्टेज है। तो बाहर वाला जब आके फॉरेन करेंसी में पेमेंट करता है तो हम खुश हो जाते हैं, बोले वाह यार आज तो मजा आ गया। समझ में आ रही है बात? एक्सपोर्ट करोगे देश में सप्लाई आएगी, लोन फ्रॉम आरओडब्ल्यू लोगे देश में सप्लाई आएगी, डायरेक्ट परचेजेस बाय नॉन रेसिडेंट करेगा देश में सप्लाई आएगी। और सप्लाई कहां से आती है? सर जिस तरीके से हम लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर वाले लोग भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आरओडब्ल्यू। तो बाहर के लोग जब इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये यूएसए में रहता है, अब इसने आके इंडिया में $1 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो अगर इसने इंडिया में आके $1 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो इंडिया में फॉरेन करेंसी की क्या आ गई? सप्लाई आ गई। और सप्लाई कहां से आएगी? सर हम लोग बाहर ग्रांट डोनेशन देते हैं, वैसे बाहर वाले लोग भी हमारे यहां देते हैं यार, ऐसे थोड़ी नहीं देते हैं। तो ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम आरओडब्ल्यू, मतलब बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आरओडब्ल्यू माने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कर लो आप, मैं तो पढ़ा लूंगा, मेरा पढ़ाना तो कहां इंपॉर्टेंट है, आप कर लो जो करना है पहले। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम आरओडब्ल्यू, बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा लगा रहे हैं, बाहर के लोग इंडिया में आके डोनेशन दे रहे हैं। और सप्लाई कहां से आएगी? अब देखो, जैसे फैक्टर पेमेंट्स होते हैं वैसे ही फैक्टर इनकम्स होती हैं। अब मान लीजिए आयुषी है, अब मान लीजिए आयुषी है, आयुषी ने मुझसे, मैं कहां रहता हूं? इंडिया में रहता हूं, मुझसे लैंड ले लिया। आयुषी कहां रहती है? आयुषी रहती है यूरोप में, आयुषी रहती है यूरोप में। आयुषी ने मेरे से लैंड ले ली, लेबर ले ली, कैपिटल ले लिया, एंटरप्रेन्योरशिप ले ली। तो अब आयुषी मुझे देगी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। मतलब मुझे आरओडब्ल्यू से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स आ रहे हैं। मुझे आरओडब्ल्यू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यूरोप से, ये यूरोप में बैठी है, यूरोप में बैठ के मुझे पैसा दे रही है, तो देश में क्या आएगी? फॉरेन करेंसी आएगी। तो फैक्टर इनकम से आती है। और लास्ट एक और सोर्स से देश में फॉरेन इनकम आती है, एक और सोर्स से देश में फॉरेन करेंसी आती है, रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट। तो फॉरेन करेंसी आ कहां से रही है भाई? डिमांड के वाइस वर्सा पॉइंट कर लो, सप्लाई आ जाएगा। सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या कंपोनेंट्स ऑफ
सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कहां से आती है, अभी अभी पढ़ाया। एक्सपोर्ट्स करोगे, सप्लाई आएगी। बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, सप्लाई आएगी। हम बाहर से लोन लेंगे, सप्लाई आएगी। बाहर के लोग इंडिया में आके शॉपिंग करेंगे, सप्लाई आएगी। बाहर के लोग इंडिया में आके डोनेशन देंगे, सप्लाई आएगी। बाहर से फैक्टर इनकम होगी, सप्लाई आएगी। और जैसा कि मैंने बोला, सप्लाई आने का एक रीजन और होता है, रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट। अब ये रेमिटेंसेस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं? सर, कई सारे लोग होते हैं जो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन उनका परिवार इंडिया में रहता है। रेमिटेंस का मतलब होता है इंडिया के बाहर से इंडिया में पैसा भेजना अपनी फैमिली के लिए। मान लीजिए मेरी जॉब दुबई में लग गई, तो मैं तो दुबई में रहता हूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा आज भी इंडिया में रहते हैं, तो मैं अपने मम्मी पापा को हर साल या हर महीने दुबई में बैठ के, मेरे मम्मी पापा इंडिया में, मैं दुबई में हूं, मैं हर महीने दुबई में बैठ के अपने मम्मी पापा को $5,000 भेजता हूं, $5,000 भेजता हूं। तो आप बोलेंगे अभिषेक सर एक नॉन रेसिडेंट है जिन्होंने क्या करी है, रेमिटेंसेस करी है इंडिया में पैसा भेजा है। किसके लिए भेजा है? बोले अपनी फैमिली के लिए भेजा है। तो आपसे कोई पूछे रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? नॉन रेसिडेंट्स जो इंडिया के हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस सेटल्ड अब्रॉड में व्हाट, में सेंड मनी इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी टू देयर, किसको भेजने? टू देयर फैमिली इन इंडिया। तो यहां से भी फॉरेन करेंसी आ सकती है। तो ये सप्लाई हो गई, फॉरेन करेंसी आ रही है, जिस तरीके से जा रही थी वैसे ही आ भी रही है। तो कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, अब वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी है, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी है। कल हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है वैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी है। पढ़े लॉ ऑफ सप्लाई। तो अगला टॉपिक आता है बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगला टॉपिक आता है बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगला टॉपिक आता है बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा टॉपिक आता है अगला? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इधर देखो, सिंपल मैथ्स है, रटने का कुछ नहीं है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये मानते हुए कि बचे हुए सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट है। सिंपल दुनिया का उसूल है, जब कोई चीज महंगी होती है, यानी जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ती है, तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। यार देखो, मैं एक सिंपल मैथ्स आपको बताता हूं। मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेच रहा हूं, अगर वो चीज महंगी हो गई तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा बेचने के बारे में सोचूंगा। तो बेसिक मैथ्स है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गई तो सप्लाई कम हो जाती है। यानी अब की बार इनवर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको क्या याद रखना है? फॉरेन एक्सचेंज रेट में और उसकी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी तो सप्लाई कम होगी। और मैंने कल समझाया था, आज फिर समझा दे रहा हूं, अगर दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आएगी फॉरेन करेंसी की सप्लाई, वाई एक्सिस पे आएगी फॉरेन एक्सचेंज रेट, और सप्लाई कर्व बनेगा कुछ इस तरह का, जिसको नाम दिया जाता है एस एफ। बोलो क्लियर हुआ? इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके आओ, हमेशा डायग्राम से प्रूफ करके आओ। जैसे आज मान लो मैं कहता हूं अभी रेट R1 है,
R1 रेट पे सप्लाई कितनी है? मान लो R1 रेट पे सप्लाई S1 है। अब मान लो मैंने रेट बढ़ा दी, रेट बढ़ा के मैंने R2 कर दी। रेट बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ के S2 हो गई। तो प्रूफ हो गया डायरेक्ट रिलेशन, प्रूफ हो गया डायरेक्ट रिलेशन, प्रूफ हो गया डायरेक्ट रिलेशन। तो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर रेट R1 से R2 हुई तो सप्लाई S1 से S2 हुई। इट गोज ऑन टू शो दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बोलो आया? आया? याद आया? समझ में आया? बोलो। बिल्कुल आया सर। तो देखो क्या लिखा है सप्लाई में, क्या लिखा है पढ़ो। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, supply of foreign exchange is positively related to foreign exchange rate. Higher the rate of foreign exchange, higher will be the supply of foreign exchange. Diagrammatically, foreign exchange supply is indicated by upward sloping curve. In the given case, जो मैंने डायग्राम बनाया, supply curve is denoted by SF. और ये वाला अपना डायग्राम आ जाएगा, ये वाला अपना क्या आ जाएगा? डायग्राम आ जाएगा। पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब अगला डायग्राम अपना ये वाला आया, अभी यही तो डायग्राम बनाया था मैंने, अरे यही तो डायग्राम बनाया था, ये सप्लाई कर्व था। और इसमें मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया था कि R1 रेट थी, तो R1 रेट पे सप्लाई कितनी थी? S1 थी। और अगर रेट बढ़कर R2 हुई, अगर रेट बढ़ के R2 हुई तो R2 रेट पे सप्लाई कितनी थी? R2 रेट पे सप्लाई S2 थी। आप ये लिख भी सकते हो पेपर में एक लाइन, वेयर 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 फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस फ्रॉम OR1 to OR2, then supply increases from OS1 to OS2। बोलिए आया नहीं आया? क्लियर है सबको? तो यहां पर कौन सा टॉपिक खत्म हुआ? लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, इनवर्स रिलेशन है। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन है। डिमांड कहां से आ रही है ये पढ़ा, सप्लाई कहां से आ रही है ये पढ़ा। कोई डाउट? कोई डाउट? श्योर? सोच लो एक बार, कुछ हो तो पक्का नहीं है। अब ये देखो यार बड़ा इजी है। अच्छा मैं ना एक गूगल करते हैं, एक गूगल करते हैं। बताओ कौन सी करेंसी की रेट देखोगे? बताओ कौन सी करेंसी की रेट देखिए, कोई भी एक करेंसी की रेट देखते हैं। कौन सी करेंसी की रेट देखे बताओ? डॉलर की देखूं, यूरो की देखूं, पाउंड की देखूं, जिसकी तुम बोलोगे। युआन की क्यों देखेंगे? तू चाइना से आया क्या चिंकी? छट। चलो बताओ अच्छी करेंसी देखेंगे कोई, डॉलर यूरो पाउंड, बताओ क्या देखेंगे? बोलो क्या देखना, कौन सी करेंसी की रेट देखें? दिरहम देख लें, दिरहम नहीं देखेंगे हैं। डॉलर यूरो पाउंड में बोलो, तीन ही ऑप्शन दिए हैं। यूरो देखते हैं, डॉलर तो देखते हैं हमेशा, डॉलर देख के क्या करना है। यूरो रेट टुडे, ओ वाओ, 1 यूरो इज इक्वल टू ₹99.78। ये अभी यूरो की एक्सचेंज रेट है। क्वेश्चन ये आता है ये डिसाइड कैसे हुई? 1 यूरो 99.78 का ही क्यों है? ये डिसाइड कैसे हुआ? ये 99.78 आया कैसे? तो आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखो मेरे नन्हे मुन्नो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के दो मेथड होते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स।
एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। याद रखना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है वो हम आज सीखेंगे, और आने वाली क्लासेस में मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? जी सर क्लियर है। आओ इधर देखना, क्या आप तैयार हैं टॉपिक को समझने के लिए? तो बोलिए, सिंपल, डोंट कीप इट कॉम्प्लिकेटेड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट is the flexible exchange rate is the equilibrium exchange rate। सर जो equilibrium exchange rate होती है, जो equilibrium exchange rate होती है उसको flexible exchange rate बोला जाता है। जो equilibrium exchange rate होती है उसको flexible exchange rate बोला जाता है। अब मन में एक और डाउट आ गया, सर अब ये इक्विलिब्रियम रेट क्या होती है? सर जिस एक्सचेंज रेट पर फॉरेन करेंसी की डिमांड उसके सप्लाई के बराबर हो, जहां पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी ऐसे बोलो, जहां एस एफ इज इक्वल टू डी एफ, तो जिस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर सप्लाई और डिमांड इक्वल होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम रेट, और इक्विलिब्रियम रेट को ही बोला जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पता है इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बोलो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेफर्स टू एक्सचेंज रेट which is determined by market forces of demand and supply। तो सर जो एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड हो, जो एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड हो। भाई क्यों मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से क्यों डिसाइड हो रही है? सिंपल, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी वो इक्विलिब्रियम रेट होगी, जो इक्विलिब्रियम रेट होगी वही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगी। बोलो आया? अरे आया क्या? बोलो, इक्विलिब्रियम रेट इज द रेट वेयर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। इक्विलिब्रियम रेट is the flexible rate. Flexible rate is determined by market forces of demand and supply। नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो बेटा, आ रहा है क्या? अच्छा, इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक एक्स एक्सिस बनेगा और एक वाई एक्सिस बनेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जीरो ओ पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था डीएफ, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है एसएफ। अब देखो डायग्रामेटिकली याद रखो, जहां पे डिमांड कर्व डीएफ इंटरसेक्ट करेगा मतलब उसको चीर के निकल जाएगा। इंटरसेक्ट करेगा किसे? सप्लाई कर्व को। ये वो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो रेट होगी दैट इज इक्विलिब्रियम रेट। सर वाई एक्सिस पे हमेशा फॉरेन एक्सचेंज की रेट आती है, एक्स एक्सिस पे उसकी डिमांड या सप्लाई आती है। अब अगर मैं इसको ओ आर नाम दे दूं तो मेरी इक्विलिब्रियम रेट है ओ आर। अगर मैं इसको क्या नाम दे दूं? ओ आर नाम दे दूं तो मेरी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, पूरा ही लिख देता हूं, रुको, मेरी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है ओ आर, और इसी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को बोला जाएगा
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। समझ में आया? समझ में आया? डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, एकदम इजी टॉपिक है। हार्ड आप बनाओगे तो दिमाग घूमेगा, हार्ड है नहीं। डन? पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ो। वेयर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय market forces of demand and supply. It is determined by market forces of demand and supply. It is called flexible या free exchange rate. Market forces of demand and supply से decide होगी तो flexible rate भी बोलते हैं, free rate भी बोलते हैं, floating rate भी बोलते हैं। Flexible exchange rate is determined by equilibrium exchange rate. अच्छा, equilibrium exchange rate क्या होती है बताओ? ले ली डोज? मुझे नहीं पता, देखो पानी है या क्या है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें बस। चलो बेटा, एक बार आपको मैंने काम बोला था, एक बार ये चेक करो क्या पीती है। बीच बीच में घुटकी लगाई जाती है। पानी क्या करता है आदमी, एक बार पी के रख देता है, हर 10 मिनट में खोलेगी, हल्की सी छोटी सी घूंट लेगी, रख देगी। पानी तो नहीं है, मुझे डाउट है। पानी के साथ क्या है, मतलब दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, खैर कभी तो बताएगी। यहां तक क्लियर है? बताओ आया नहीं आया? कॉफी भी नहीं आया, डोंट बिलीव इट। खैर आइए, तू आराध्य खुश मत हो, तू खुश हो ही नहीं सकता, तेरे को हक ही नहीं है खुश होने का। हाँ इधर देखो, समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इक्विलिब्रियम रेट वो रेट है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, और इक्विलिब्रियम रेट को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल रेट। Equilibrium exchange rate means the exchange rate where supply of foreign exchange is equal to demand. जहां सप्लाई और डिमांड बराबर है वो इक्विलिब्रियम रेट है। माथा ही नहीं लगाना, कीप इट सिंपल। और मुझे एक बात बताओ, कहां गया ये रहा। डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेयर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स डिमांड कर्व, इट इज ट्रीटेड एज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अभी मेरे डायग्राम में क्या था? इन द गिवन डायग्राम SF intersects DF at point E. It is the equilibrium point and equilibrium exchange rate is OR. कोई दिक्कत? अब एक मेरा ना सवाल है, मेरा एक सवाल है सभी बच्चों से। आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? आपका? हाँ, विनाश, वेदांश। अच्छा वेदांश, एक बात बताओ, क्या इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी? इज इट? मतलब क्या हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी? इज इट पॉसिबल कि इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में है? क्या लगता है बेटा आपको? नाम तो बताओ पहले। रिद्धिमा, बताओ रिद्धिमा, क्या लगता है इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं रहेगी मतलब आप ये कहते हो? हाँ आराध्य, बताओ प्रभु, कृपा बनी रहे आपके हमारे पे। बताओ बेटा, डॉन आदमी ये, अपन इसको आराध्य बोलते हैं, इसके गली गुच्छे में इसको भाई बोल के बुलाते हैं सब, आराध्य भाई, नमस्ते करते हुए चलते हैं सब, इसको अलग रुतबा है इसका। खैर बता, यहां तो नहीं है तेरा रुतबा, तो यहां मुद्दे की बात कर। क्या इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी? क्या लगता है? Yes. In an ideal scenario, economy will always remain in equilibrium position. In an ideal scenario, an economy will always remain in equilibrium position. But why? Proof करते हैं। बोलने से तो नहीं मानोगे आप, मैं बोल दूंगा कि ये होशियार है तो आप नहीं मानोगे ना, प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल था तो खुश मत हो, तो देखो प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करना पड़ेगा कि इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगी। ट्राई करते हैं, चलो रेट बढ़ाने का कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम रेट कितनी दिख रही है? OR, ये है ना बेटा इक्विलिब्रियम रेट, ये रही। इसको बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इधर देखना। ठीक है, सेम डायग्राम को वापस से ड्रॉ करते हैं।
लेट्स ट्राई एंड प्रूव इट। ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम नहीं छेड़ रहा, उसको मैंने छोड़ दिया। इसको देखो सर, मान लो मैंने रेट बढ़ा दी, आर से बढ़ा के R1 कर दी। अब मुझे बताओ रेट बढ़ाने से क्या हुआ, ध्यान देना। मैंने अगर रेट बढ़ा दी तो इस रेट पर पहले सप्लाई देखो कितनी है, ये सप्लाई इस रेट पर, ये इस रेट पर ये सप्लाई है, ये वाली दिख रही है, ये वाली सप्लाई इस रेट पर, इस रेट पर ये वाली सप्लाई दिख रही है क्या, इस रेट पर ये वाली सप्लाई है। मतलब इस रेट पे सप्लाई कितनी है, ये ON, ये सप्लाई इस रेट पर, ये ON। अच्छा, इसी रेट पर डिमांड कितनी है, इसी रेट पर डिमांड कितनी है, ये इस रेट की डिमांड है, ये इस रेट की डिमांड है। इस रेट पर डिमांड कितनी है, ये इस रेट पर डिमांड है। इस रेट पर जो डिमांड है उसको मैंने OM नाम दे दिया। अब लॉजिकली सोचो, ये इस रेट पर डिमांड है और ये इस रेट पर सप्लाई है, तो सप्लाई है ON और डिमांड है OM। अब मुझे बताओ डायग्रामेटिकली अगर अपने को क्लैरिटी आ पा रही हो, मुझे बताओ डायग्रामेटिकली अगर अपने को क्लैरिटी आ पा रही हो, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है? बिल्कुल कह सकते हो सर। सप्लाई तो इतनी सारी है, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई ON, डिमांड तो इतनों सी है, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब सर ये बेसिक रूल है इकोनॉमी का, अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है पर उतनी डिमांड नहीं आ रही तो वो चीज गिर जाएगी, रेट गिरेगी। अगर किसी चीज की सप्लाई तो बहुत सारी आ रही है, बेचने वाले तो धमाधम बेचे, डक 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 डक, खरीददार है ही नहीं मार्केट में, गिरेगा। अगर किसी चीज को बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाला नहीं है, तो रेट गिरनी तय है। तो अगर आपने रेट R1 पे बढ़ा भी दी ना, तो गिर के उसका R पे आना तय है, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पे आना तय है। बोलो आया नहीं आया समझ में? समझे मैं क्यों बोल रहा हूं कि इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है? बोलो बेटा, समझे नहीं समझे मैं क्यों बोल रहा हूं इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है? देखो इसकी थ्योरी पढ़ाता हूं, थ्योरी पढ़ना इसकी, देखना इसकी थ्योरी पढ़ना, आगे की थ्योरी पे ध्यान देना। मान लो आगे की थ्योरी पे ध्यान देना। मान लो इफ एक्सचेंज रेट मैंने इंक्रीज कर दी टू OR1, तो इस पे क्या हुआ, देन सप्लाई ON विल बी मोर देन डिमांड OM। Since supply is more than demand, foreign exchange rate will start falling and come back to OR। तो आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही रहती है, आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही रहती है। नहीं आ रहा समझ में? बोलो बेटा, नहीं मानते? नहीं मानते? वाइस वर्सा करके समझाऊं, उल्टा करके समझाऊं, या मान गए? बोलो मान गए तो ठीक है, नहीं उल्टा करके समझाऊं, क्या बोलते हो? बोल बेटा मनन, नहीं मान रहा ना, मत मान, उल्टा करके समझ। सब जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब देते तो मैं मान जाता। ले उल्टा करके समझ लो, ये क्या था? चलो अच्छा, अब इधर देखो, अभी तो ये एक्सचेंज रेट है, मान लो मैं एक्सचेंज रेट गिरा के देख लेता हूं। R1 कर दी मैंने, गिरा के R1 कर दी, R2 दे दो यार, R1 तो पीछे नाम देता, गिरा के R2 कर दी। अभी R2 रेट पे देखो डिमांड कहां तक जा रही है, डिमांड 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 डिमांड, ये और यहां तक डिमांड जा रही है। तो यहां पे डिमांड कितनी है, ON, और R2 रेट पे सप्लाई कितनी जा रही है, सप्लाई 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 सप्लाई, अल्ले सप्लाई तो यहीं खत्म हो गई, सप्लाई तो यहीं खत्म हो गई। तो अगर एक्सचेंज रेट R2 कर देंगे तो अब की बार जो डिमांड है ये वाली, ये पूरी डिमांड है, अब की बार जो डिमांड है OM वो ज्यादा रहेगी
सप्लाई से जो तो बेचारी इतनी सी है, जो ज्यादा रहेगी किससे ज्यादा रहेगी, देखो सप्लाई बेचारी इतनी सी है। अच्छा मार्किंग मैंने चेंज कर दी, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। डिमांड ON ज्यादा रहेगी किससे, सप्लाई जो कि बेचारी इतनी सी है OM से। अग्रीड हो, अरे अग्रीड हो क्या। और अब बेटा इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा है पर मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं आ पा रही है, फैक्ट है यार, ये तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है। डिमांड आ रही है सप्लाई नहीं आ रही, डिमांड ज्यादा है तो चीज महंगी होएगी। तो जो आपने R2 को गिराया भी था ना, उसका R पे आना पक्का है। तो आइडियल सिनेरियो में मैं आपको यही बोल रहा हूं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही रहती है। आइडियल सिनेरियो में मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे तो कुछ भी होने को हो ही सकता है। बाकी आइडियल सिनेरियो में आप ये मान के चलिए, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम। और वर्ल्ड का यही उसूल है बेटा, ये दुनिया का उसूल है। व्हाट विल इकोनॉमी डू इन दिस, अभी नहीं बोलते कर्मा। व्हाट इज कर्मा, कर्मा क्या है, व्हाट यू गिव इट गोज अराउंड एंड कम्स बैक, यही तो है कर्मा। नहीं समझते, कर्म कर्मा समझते हो, तुम्हारी जनरेशन तो ये ज्यादा समझती होगी, इंस्टाग्राम पे खूब रील आती हैं। व्हाट यू गिव गोज अराउंड एंड कम्स बैक। सो इकोनॉमी हैज टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, दैट इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक्स डजंट मतलब आप नहीं बोल सकते इट गोज डिफरेंटली फ्रॉम द वर्ल्ड। द इकोनॉमी इज सपोज्ड टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन एन आइडियल सिनेरियो until and unless you intervene, वो बात अलग होती है। फिर आई बात समझ में नहीं आई, डन है क्या। चलो वाइस वर्सा भी पढ़ के देखते हैं, मैंने लिखा रखी है सिचुएशन, लिखा सब रखा है मैंने, आप पढ़ोगे तो बात है बस। देखो क्या लिखा है, ये दोनों डायग्राम बने हुए जो अभी मैंने बनाए, ये दोनों डायग्राम बने हुए जो अभी मैंने बनाए। इधर देखो, इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स टू OR2, मान लो मैंने रेट कम कर दी तो क्या होगा, देन डिमांड ON मोर हो जाएगी देन सप्लाई OM। सिंस डिमांड इज मोर देन सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट विल स्टार्ट increasing and come back to OR. So we have to understand in ideal scenario economy is going to remain in equilibrium. या keep it simple, कोई कॉम्प्लिकेशन मत रखिए अपने माइंड में, सिंपल एक बात समझिए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो रेट है जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बराबर है। कोई डाउट, कोई डाउट, बोलिए यस और नो, सबको समझ में आया, ठीक है। तो अब बेटा जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ topic number 6, which is impact of change in demand, and we are going to cover two topics. One is impact of change in demand and other is impact of change in supply. ये इस चैप्टर के दो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये दो टॉपिक्स कर लिए, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल इन दिस चैप्टर, बिकॉज इस चैप्टर में जो टेक्निकलिटी है सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स में, वन इज डिमांड, अदर इज सप्लाई। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, श्योर, कोई डाउट है पूछिए, परफेक्ट।